हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट फेजांस रूल के बारे में। ठीक है, कि कैसे आप किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं। ये हमें किसने बताया था? सबसे पहले आपके फेजांस ने। ठीक है, ये हमने देख लिया था कि कैसे फेजांस रूल अप्लाई होता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। जैसे आपके फेजांस रूल के लिए जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपके कोवलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके लिए आपका केटायन का जो साइज होना चाहिए वो होना चाहिए छोटा, उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, एनायन की बात करें तो एनायन का साइज और चार्ज दोनों क्या होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तब आपका पोलराइजेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपके कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी एप्लीकेशंस ऑफ फेजांस रूल की। ठीक है, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देख ली थी कि कैसे कैसे हम कोवलेंट कैरेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, वो हमने देख लिया था। आज वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं और अपनी सेकंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं फेजांस रूल की। दैट इज, अगर आप बात करो कि फेजांस रूल की हेल्प से, ठीक है, अगर हम बात करें तो आप सोल्यूबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कलर ऑफ कंपाउंड्स, डिफरेंट जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो अलग अलग कलर शो करते हैं, उसका भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। इसके अलावा आप थर्मल स्टेबिलिटी भी आप उसकी कंपेयर कर सकते हो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। आपके एप्लीकेशन ऑफ फेजांस रूल में फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ ली थी, ये है आपकी सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, कंपैरिजन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो आपका हीट या थर्मल, थर्मल का मतलब होता है हीट या एनर्जी, उसको हीट या एनर्जी देने पर वो ब्रेक होता है या नहीं होता है। अगर वो ईजिली ब्रेक हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? लो है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है, इसका मतलब वो थर्मली क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी को हम दो टाइप में पढ़ेंगे। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे आपके मोनो एटॉमिक एनाइंस के लिए और दूसरा हम पढ़ेंगे आपके पॉली एटॉमिक एनाइंस के लिए। आपको ये डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में आपको मोनो एटॉमिक एनायन दिया है या फिर पॉली एटॉमिक एनायन दिया है। ठीक है ना, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, दोनों केस हम देखते हैं। फर्स्ट केस हम देखेंगे जब आपका मोनो एटॉमिक एनायन प्रेजेंट हो कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या रहेगा आपका? अगर हम बात करेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग मोनो एटॉमिक एनायन, जब आपके मोनो एटॉमिक एनायन हो, ठीक है, किसी भी कंपाउंड्स में, तो देखिए अगर हम मोनो एटॉमिक एनायंस की बात करें तो मोनो एटॉमिक एनायंस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आप देखिए O2 माइनस, ठीक है, N3 माइनस, F माइनस, Br माइनस, Cl माइनस। ठीक है ना, तो इस टाइप के जो आपके एनायंस होते हैं वो आपके मोनो एटॉमिक, जिसमें आपके एक ही एटम रहता हो, ठीक है, उनके लिए होता है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें ये जिनमें एनायंस होने चाहिए वो आपको कंपाउंड लेने हैं। जैसे हम कंपाउंड लेते हैं आपका NaCl, जहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस है। ठीक है, ये मोनो एटॉमिक एनायन हो गया। या फिर आप ले लीजिए K प्लस और Cl माइनस, KCl। ठीक है, तो अब बताइए आप मुझे कि NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक या कोवलेंट? और KCl में आयोनिक। ठीक है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? आपके आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे भी आपका कौन सा बॉन्ड रहेगा? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब इनको हम क्या है, कोवलेंट बॉन्ड से कंपैरिजन नहीं कर सकते हम इनका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको आयोनिक बॉन्ड मिलता है। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, मोनो एटॉमिक के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आयोनिक बॉन्ड मिलेगा। अब देखिए आपको पता होगा कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिंगल कंपाउंड्स तो रहते नहीं है, वो झुंड में रहते हैं। झुंड में मतलब आपके लेटिस फॉर्म में रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक Na प्लस 6 अलग अलग Cl माइनस से घिरा हुआ रहता है और एक Cl माइनस 6 अलग अलग Na प्लस से घिरा हुआ रहता है, सराउंड रहता है। ठीक है ना,
इसका मतलब वो लेटिस फॉर्म करते हैं। तो अगर आपको थर्मल स्टेबिलिटी की बात करनी है मोनो एटॉमिक एनायन के लिए, तो आपको किससे जाना पड़ेगा, उनकी लेटिस एनर्जी से, या फिर जो लेटिस फॉर्म कर रहे हैं उसी से आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। लेटिस फॉर्म कैसे करते हैं, आपका ये एक केटायन है, ठीक है, इसको चारों तरफ से क्या करेंगे, आपके एनायन सराउंड करके रखेंगे। तो आपको क्या करना है, कुछ एनर्जी देनी है, लेटिस एनर्जी, वो आप दोगे इसको, तो क्या होगा, ये सब मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी लेटिस को ब्रेक करने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया था कि थर्मल स्टेबिलिटी में क्या होती है कि हम कंपाउंड को एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो कितना जल्दी ब्रेक होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, जितना जल्दी ब्रेक होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, और जितना लेट वो आपका ब्रेक होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो देखिए, अगर हमें किसी भी आयोनिक कंपाउंड के लिए अगर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें उसकी लेटिस एनर्जी देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए यहाँ हम कुछ थ्योरी लिख लेते हैं। एस आयोनिक बॉन्ड एस in these type of compounds, ionic bond is present, ठीक है। इनमें क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड आयोनिक कंपाउंड्स कंटेन लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होती है, आपको लेटिस एनर्जी होती है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, सो फॉर कंपैरिजन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी we have to compare their lattice energy। जिस कंपाउंड की लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, इसका मतलब उसको आपको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं, यहाँ आप लिखिए, सो थर्मल स्टेबिलिटी is directly proportional to lattice energy, आपको थर्मल स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है तो आपको लेटिस एनर्जी कंपैरिजन करना पड़ेगा। और लेटिस एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, चार्ज अपॉन साइज के लिए, ठीक है ना, किसी भी केटायन के लिए। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास मोनो एटॉमिक एनायन है तो आपको थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर कहाँ से कंपैरिजन करना है, लेटिस एनर्जी से। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे हम बात करें, अगर एग्जांपल लेते हैं, LiCl NaCl KCl, यहाँ आप बात कीजिए, एनायन तो क्या है, फिक्स है Cl माइनस सब में, ठीक है, मोनो एटॉमिक एनायन है, ठीक है। पहले आपको यही देखना है, अगर मोनो एटॉमिक एनायन है तो अगर आपको थर्मल स्टेबिलिटी देखनी है तो कहाँ से देखोगे, लेटिस एनर्जी से। लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज, चार्ज सबके ऊपर +1 है, ठीक है। अब देखना है हमें साइज से, जिसकी साइज सबसे कम होगी उसकी लेटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और सबसे ज़्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी। तो साइज किसका सबसे छोटा है, लिथियम का। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा, लिथियम की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, देन आपका NaCl, देन आपका KCl, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, लाइक आप ले लीजिए Li2O Na2O
K2O, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए O2 माइनस आयन रहेगा, ठीक है। वही आपका ऑर्डर मोनो एटॉमिक एनायन है, आपको साइज से देखना है। साइज जिसकी सबसे छोटी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है। और एग्जांपल देखना है, अगर हम नाइट्रोजन का एग्जांपल ले Li3n Na3n और K3n, या फिर आप लीजिए बेरिलियम Be3n2 Mg3n2 और Ca3n2 एल्केलाइन अर्थ मेटल्स लेते हैं इस बार, ठीक है। सब में एनाइन क्या है आपका N3 माइनस है, ठीक है। मोनोएटॉमिक एनाइन है, लैटिस एनर्जी से जाना है। लैटिस एनर्जी चार्ज अपॉन साइज, जिसकी साइज सबसे छोटी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है किसके लिए, ये आपके मोनो एटॉमिक एनाइंस के लिए। क्लियर है, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके पॉली एटॉमिक एनाइंस के लिए, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास पॉली एटॉमिक एनायन हो तो क्या होगा। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करने से ही याद होगी, ठीक है ना। एक बार में याद नहीं होगी, ठीक है। आपको चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा तभी जाके आपको याद होगी। डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा जो पढ़ा रहे हैं उसको, ठीक है ना। देखिए पॉली एटॉमिक एनाइंस के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा। पॉली एटॉमिक एनाइंस मतलब जैसे आप ले लीजिए कार्बोनेट CO3 2 माइनस, बाई कार्बोनेट HCO3 माइनस, ठीक है। आप ले लीजिए सल्फेट SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपके किस कैटेगरी में आते हैं, आपके पॉली एटॉमिक एनाइंस की कैटेगरी में। तब देखिए कंपाउंड लेते हैं हम, ठीक है। जैसे Na2CO3 लिया हमने, ठीक है। ये आपका Na2CO3 में अगर हम बात करें तो देखिए एक Na और रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। एक Na की बात करते हैं, Na पे चार्ज होगा प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है। चलिए ये जो बॉन्ड होगा, ये कौन सा बॉन्ड होगा, Na प्लस और O माइनस के बीच में, ये होगा आपका आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, ये आपके आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। ये तो होगा आपके आयोनिक बॉन्ड। बाकी ये जितने भी आपके बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, ये वाले या ये वाले, ये कौन से होंगे बॉन्ड आपके, और ये वाला भी, ठीक है, ये कौन से होंगे आपके कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कौन से बॉन्ड होंगे, कोवलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है। चलिए अब अगर आपको थर्मल स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना है तो देखिए इसके लिए हम एक और कंपाउंड लेते हैं जिसके साथ हम इसकी थर्मल स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम Li2CO3 लेते हैं, ठीक है। सेम लिथियम की जगह हम लेते हैं Li, ठीक है। O C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ये आपके प्लस, ये आपके माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी आपका आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। चलिए और ये आपके कोवलेंट बॉन्ड है। अब अगर आप देखिए, क्योंकि आपने मोनो एटॉमिक एनायन लिया था सिंगल, तो उसमें तो केवल आपका आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे आपके आयोनिक बॉन्ड के साथ साथ कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इसलिए ये डिफरेंट केस हो जाता है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पहले तो केवल आयोनिक था, अभी आपके आयोनिक और कोवलेंट दोनों बॉन्ड है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, या तो आयोनिक बॉन्ड होगा या फिर कोवलेंट बॉन्ड होगा, दोनों में से एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा फेजांस रूल से, मतलब आपके पोलराइजेशन से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा Li प्लस और Na प्लस दोनों में अगर हम बात करें किसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है, Li प्लस की। इसकी पोलराइजेशन पावर क्या है आपकी, ज़्यादा है।
मोर कोवेलेंट, जिसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब ये जो Li+ है क्या करेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से यहाँ पे इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो बॉन्ड है ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड जो है आपका, क्योंकि यहाँ पे पहले जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शेयर था, अब वो आपके ऑक्सीजन और कार्बन के साथ साथ लिथियम के पास भी आ गया है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बॉन्ड की अगर हम बात करें, दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ बिकम्स वीक। ये क्या हो जाएगा आपका, वीक हो जाएगा, या आप वीक की जगह आप क्या और टर्म यूज कर सकते हो, दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ बिकम्स, चलिए वीक ही लिखते हैं। ठीक है, ये वीक हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे तो पोलराइजेशन क्या होगा, कम होगा, Na+ का साइज बड़ा है, पोलराइजेशन पावर उतनी ज़्यादा है नहीं, तो मतलब यहाँ जो कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, कम आएंगे। तो ये जो बॉन्ड होगा स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, ये पहले से आपका आयोनिक बॉन्ड है। अब यहाँ पे इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, ये कम हो गई, इसलिए आपका जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। थर्मल स्टेबिलिटी के लिए अगर हम बात करें, दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ बिकम्स वीक, सो दिस बॉन्ड विल ब्रेक। ये आपका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। आपने सुना भी होगा पहले कि Li2CO3, इसको जब आप हीट करते हो, तो ये Li2O में ब्रेक होता है, Li2O में, और साथ में CO2 रिलीज करता है। ठीक है, जबकि Na2CO3 को जब आप हीट करते हो, तो ये ब्रेक नहीं होता है, जबकि Li2CO3 थर्मल अनस्टेबल है, ब्रेक हो जाएगा। ये आपका थर्मली स्टेबल है, ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक नहीं है, आपकी ये जो बॉन्ड है ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें कंपैरिजन करना है थर्मल स्टेबिलिटी का, तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे, आपके पोलराइजेशन पावर से। ठीक है ना, तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, एज हियर आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड both are present, so for thermal stability we have to check polarization, कि जहां पर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, तो वो जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, और वही आपका ब्रेक हो जाएगा। ये वीक हो जाएगा बॉन्ड और यही आपका ब्रेक होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सो वी हैव टू चेक पोलराइजेशन, मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पोलराइजेशन के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों, क्योंकि जहां पर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर आपका पोलराइजेशन ज़्यादा है इसलिए मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसलिए ये आपकी इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी कम, इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी वही तो ब्रेक होगा, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो तो ब्रेक होने वाला है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पॉली एटॉमिक एनायंस के लिए बात करनी है थर्मल स्टेबिलिटी की, तो आप कहाँ से देखोगे, आपको पोलराइजेशन देखना है। मतलब
सिंपली भाषा में कहें तो कोवलेंट कैरेक्टर को देखना है। जबकि आपका मोनो एटॉमिक एनायन था तब आपको क्या देखना है, कंपैरिजन करना है थर्मल स्टेबिलिटी का, तो आपको लेटिस एनर्जी से जाना है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि मोनो एटॉमिक एनायन में आपके केवल आयोनिक बॉन्ड था, जबकि यहाँ पे आपके आयोनिक के साथ साथ कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इसलिए आपको पोलराइजेशन से जाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आप फिर उनको ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है ना, मिक्स एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको दोनों के बारे में पता चल सके। आप एग्जाम्पल लीजिए LiHCO3, NaHCO3, KHCO3। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आपको ही करने हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, सेकंड आप ले लीजिए LiOH, NaOH, KOH। OH जो होता है आपके, ये पोली एटॉमिक में इसको काउंट करते हैं। ठीक है ना, थर्ड ले लीजिए आप BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, फोर्थ लीजिए आप Be3N2, Mg3N2 और Ca3N2। ठीक है, फिफ्थ ले लीजिए आप BeSO4, MgSO4, CaSO4। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने हैं। थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इनको अरेंज कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो आपको देखना थर्मल स्टेबिलिटी आते हैं कि मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है। ये क्या है आपका पॉली एटॉमिक। ठीक है, पहले आपको यही देखना है। ठीक है, ये चीज़ें देखो, मैंने कहा ना आपको प्रैक्टिस से ही याद आएगी, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे याद नहीं आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, 2-4 बार देखोगे नहीं, कोशिश नहीं करोगे, तब तक याद नहीं आने वाली एग्जाम में। ठीक है ना, तो एक बार आपको एग्जाम में याद आना चाहिए कि हाँ कैसे हम निकालते हैं। ठीक है ना, तो आपको इजी पड़ेगा। पॉली एटॉमिक है, कैसे देखेंगे? पोलराइजेशन से। पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा? Li में। क्यों? क्योंकि साइज क्या है? छोटा। पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर? सेम ये आपका पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, सेम Li प्लस का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है आपकी। ठीक है ना, थर्मल स्टेबिलिटी। आपको क्वेश्चन में ये भी देखना है कि कहीं आपको कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा है या फिर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, कभी कभी जल्दबाजी में हम उल्टा ऑर्डर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी पॉली एटॉमिक है, बिल्कुल सही, सेम टू सेम, साइज सबसे छोटा। ठीक है, वही थर्मल स्टेबिलिटी, पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। यहाँ पे आ गया आपके मोनो एटॉमिक। कैसे जाना है आपको? पोलराइजेशन से नहीं, किससे जाना है आपको? हाँ, लेटिस एनर्जी से। बिल्कुल सही, लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। ठीक है, चार्ज तो सब पे +2 है, साइज से देखना है, जिसकी साइज सबसे छोटी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी सबसे कम। यहाँ पे इसकी चार्ज अपॉन साइज होता है ना, तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो जिसकी साइज सबसे छोटी है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा। तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इस ऑर्डर से चले जाते हैं, ठीक है ना, तब आपके पोलराइजेशन से जाते तो आपके आंसर डिफरेंट आ जाता। ठीक है ना, इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ये फिर से आपका पॉली एटॉमिक है। ठीक है, सेम रहेगा ऑर्डर। ठीक है, चलिए ये हुई अपनी सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं अपनी थर्ड एप्लीकेशन के लिए, कलर ऑफ कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज कलर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन है आपकी कलर ऑफ कंपाउंड्स।
देखिए बहुत से कंपाउंड्स जो होते हैं आपके कलर शो करते हैं, ठीक है। तो उनका जो रीज़न होता है, ठीक है, वो हम इस यहाँ से मतलब पोलराइजेशन पावर मतलब दैट इज कोवलेंट कैरेक्टर से हम बता सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी का बता सकें, ठीक है ना, बट बहुत सौ का आप यहाँ बता सकते हो रीज़न, ठीक है। तो देखिए कोई भी कंपाउंड जो होता है कलर क्यों शो करता है, उसके दो रीजंस होते हैं, ठीक है। वैसे तो आप ये डी ब्लॉक चैप्टर होता है आपके 12th क्लास में, वहाँ फुल डिटेल में आप पढ़ते हो, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि कैसे कोई भी कंपाउंड जो होता है कलर शो करता है, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी आपका मेटल है, ठीक है, वो मान लो जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप है, ठीक है, ये मान लो आपका 3p हो गया, ये आपका 3d हो गया, हायर एनर्जी लेवल पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जनरली ये माना जाता है कि जहाँ पर जिस मॉलिक्यूल में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कंपाउंड कलर शो करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ये किसी भी सोर्स से आपके एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये क्या है, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, वो क्या करते हैं आपका दोबारा रिटर्न होते हैं, ठीक है। जब ये रिटर्न होते हैं आपके, तब ये क्या करते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं। और जब ये एनर्जी इमिट कर रहे हैं मतलब ये किसी ना किसी फॉर्म में वेवलेंथ को इमिट करेंगे, और वेवलेंथ की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कलर होता है। अगर वो वेवलेंथ आपके विजिबल रीजन में है तो, अगर विजिबल रीजन में है तो आपको उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको कलर शो होगा, लेकिन अगर वो वेवलेंथ विजिबल रीजन में नहीं है तो आपको कलर शो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी इमिट हो रही है मतलब एक वेवलेंथ इमिट हो रही है, और वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इमिट, और वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक क्या होगा, कलर शो होगा, विजिबल रीजन में है अगर तो विजिबल रीजन, और अगर विजिबल रीजन में है आपके तो आपको कलर शो होगा, ठीक है। लेकिन अगर विजिबल रीजन में नहीं है तो कलर शो नहीं होने वाला। तो ये तो एक फंडा होता है कि क्यों कैसे आपके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर शो करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एनर्जी कहाँ से लेगा, जैसे मान लो आपको किसी कंपाउंड को हीट किया, जैसे आयरन को हीट करते हैं अपन, ठीक है, तो वो पहले लाल हो जाता है फिर ब्लू होता है, मतलब कलर चेंज करता रहता है, वही है, ठीक है। एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे जाता है, हायर लेवल से दोबारा आता है, इमिट होती है, एनर्जी इमिट करता है मतलब कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इमिट करेगा, और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपका अगर विजिबल रीजन में है वेवलेंथ तो आपको कलर शो होगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जहाँ पर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वहीं पर आपका जो कंपाउंड है वो कलर शो करेगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वहाँ पे भी आपको कलर शो होते हैं। ये तो आपका फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड था है कि जैसे आपके जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वहाँ पे आपके चार्ज ट्रांसफर मेथड, कौन सा मेथड, चार्ज ट्रांसफर मेथड, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर मेथड के जरिए भी कलर शो करते हैं कंपाउंड्स। चार्ज ट्रांसफर मतलब जैसे ये आपका केटायन है, ये आपका एनायन है, एनायन से केटायन या फिर आपके केटायन से एनायन, कहीं पे भी अगर आपका चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, चीज को ध्यान रखना, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तब भी आपके वही कंडीशन होगी जो यहाँ हो रही है, तब भी आपके कंपाउंड जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपके सिंपल ब्रीफ रूप में मैंने आपको समझाया। जैसे आप एग्जांपल लीजिए AgF, AgCl, AgBr और AgI, ठीक है। ये है सिल्वर के 4 कंपाउंड है, ठीक है, हैलाइड्स हैं। तो यहाँ पे आप देखो सभी Ag+1 की फॉर्म में है, ठीक है। तो Ag के पास यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट फिर भी आप देखोगे कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये आपके कलर शो करते हैं,
ठीक है ना। कौन सा कंपाउंड कौन सा कलर शो करता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बट ये कंपाउंड कलर शो करते हैं तो किस वजह से करते हैं, ये आपके चार्ज ट्रांसफर मेथड की वजह से, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसको आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसकी आपकी थ्योरी में आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। चलिए इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। इन सम कंपाउंड्स एक और चीज, जो अगर कलर तो शो होते ही हैं, जैसे जैसे आपके कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होते जाते हैं, ठीक है ना, मतलब पोलराइजेशन ज़्यादा होता जाता है, वैसे वैसे कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। मतलब लाइट जो आपका कलर है वो लाइट से डार्क की तरफ शिफ्ट होता जाता है, ठीक है ना। वो भी हम देखते हैं, ठीक है ना। इन सम कंपाउंड्स द कलर and its intensity can be explained on the basis of polarization, ठीक है। देखिए जैसे ये आपका कैटायन है, ठीक है, और ये आपका एनायन है, ठीक है। ये एनायन का न्यूक्लियस, ये आपका एनायन, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका कोवलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता जाएगा, पोलराइजेशन जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये शिफ्ट होता जाएगा किसकी तरफ, आपके केटायन की तरफ, ठीक है। तो पहले जहाँ नॉर्मल कंडीशन में केटायन और एनायन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा थी, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं था, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे इस कंडीशन में जैसे ही पोलराइजेशन अकर हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, केटायन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ खींचा। तो अब यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफर की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपके इजीली क्या हो सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर। और इसी चार्ज ट्रांसफर की वजह से आपका पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन की वजह से आपके क्या होता है, कोवलेंट जो भी आपके कंपाउंड्स होते हैं वो आपके कलर शो करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आपका चार्ज ट्रांसफर हुआ, चार्ज ट्रांसफर की वजह से आपका पोलराइजेशन होता है, कोवलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो ड्यू टू पोलराइजेशन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion comes closer towards cation, and the distance between cation and electron cloud of anion डिक्रीजेस, डिस्टेंस डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पोलराइजेशन होता है, ठीक है। सो ड्यू टू दिस द पोलराइजेशन अकर एंड, ठीक है, पोलराइजेशन होगा अकर एंड देयर इज मोर चार्ज ट्रांसफर अकर्स। जितना पहले हो रहा था या अगर नहीं हो रहा था उसके कंपैरिजन में क्या होगा, अब ज़्यादा चार्ज का ट्रांसफर होगा, ठीक है। सो देयर इज मोर चार्ज ट्रांसफर अकर्स, एंड ड्यू टू दिस the compound shows color and its intensity
इंक्रीजेस। इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कंटिन्यू इंक्रीज होती है अगर जैसे जैसे आपका पोलराइजेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कीजिए। देखिए अब अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं AgF, AgCl, AgBr और आपका AgI। ठीक है, तो AgF का जो कलर होता है वो होता है वाइट। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ये आपका कलरलेस होता है, कलरलेस। ठीक है, जबकि AgCl होता है, AgF कलरलेस होता है, AgCl होता है वो होता है आपके वाइट कलर में। ठीक है, AgBr होता है आपके पेल येलो कलर का। ठीक है, और AgI होता है आपके येलो कलर का। यहाँ आप देखोगे तो आपका F माइनस क्या है, आपका स्मॉल एनायन है, ये F माइनस। ठीक है, ये क्या है आपका स्मॉल एनायन। ठीक है, और स्मॉल एनायन होने की वजह से आपके जो पोलराइजेशन है, स्मॉल एनायन होने की वजह से आपके जो पोलराइजेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा, लेस पोलराइजेशन। और लेस पोलराइजेशन होने की वजह से आपके लेस कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। तो जितने ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे, चार्ज ट्रांसफर भी कितना उतना ही आपका कम होगा। ठीक है, इसलिए कलर को शो करने की इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। मतलब ये जो है आपके ये मोस्ट आयोनिक होगा। क्या होगा, मोस्ट आयोनिक। ठीक है, जबकि ये जो होगा आपके AgI, ये क्या होगा आपके मोस्ट कोवेलेंट, मोस्ट कोवेलेंट। इसलिए आप देख रहे हो जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है, कलर की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। पहले कलरलेस था, फिर वाइट, फिर पेल येलो और फिर बाद में आपके येलो कलर हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपके मरकरी के लिए, Hg, आप लीजिए Hg2Cl2, Hg2Br2 और Hg2I2 और Hg(I2). ठीक है, ये आप लीजिए 4 कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो क्लोरीन सबसे छोटा है, एनायन है। ठीक है, यहाँ पे आपका लेस पोलराइजेशन होगा, या फिर आपका हम कह सकते हैं लेस कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, यहाँ पे होंगे आपके मोस्ट या फिर आपके मोर कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे होंगे। मतलब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कलर की कम होगी। ये होता है आपके वाइट कलर का। ठीक है, ये होता है आपके येलो कलर का और ये होता है आपके ग्रीन कलर का। इंटेंसिटी क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है कलर की। यहाँ आप देखोगे तो ये Hg2I2 है, ये सब +2 है। ठीक है, Hg2 प्लस में है, मतलब Hg+1 स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पे Hg(I2) है, ये आपका Hg+2 में है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो Hg+ है और ये आपका Hg2+ है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी और बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो यहाँ जो कलर होगा वो होगा आपका रेड कलर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। एक चीज़ और आपको पता होगी शायद, जो मैंने आपको बताई थी कि S और P ब्लॉक के कंपैरिजन में जो D ब्लॉक के जो मेटल्स हैं, ठीक है ना, उनका पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से आप देखोगे तो जितने भी अधिक आपको कलर्ड कंपाउंड मिलेंगे वो आपको D ब्लॉक के मेटल्स के मिलेंगे। S और P ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो जनरली आपके कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाते हैं। कौन से कंपाउंड बनाते हैं, आपके D ब्लॉक की जो मेटल्स होती है वो जनरली आपके कलर्ड कंपाउंड शो करती है। ठीक है, D ब्लॉक में भी आप जिंक और कैडमियम को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस वजह से वो कलर शो नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो आप इस पॉइंट को आप नोट करके लिख भी सकते हो। ठीक है ना, दी S and P ब्लॉक मेटल्स, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं मेनली वो आपके कलर शो नहीं करते हैं। ठीक है ना, दी S and P ब्लॉक मेटल्स एंड जिंक एंड कैडमियम, ठीक है, डू नॉट शो और डू नॉट
आप लिखिए हाइड्रोक्साइड्स ऑफ, ठीक है ना, दी हाइड्रोक्साइड्स ऑफ, अगर हम इनके हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक मेटल्स एंड जिंक एंड कैडमियम generally do not show color and the compounds of, or we can say the hydroxides of D block metals show generally कलर और कलर्स, ठीक है ना। द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक मेटल्स एंड जिंक एंड कैडमियम जनरली डू नॉट शो कलर एंड द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स शो जनरली कलर्स, ठीक है ना। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी, कंपैरिजन करना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट, दैट इज आपका थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज कलर ऑफ कंपाउंड्स। इससे एक बार आप नोट कीजिए। ओके, चलिए आज के लेक्चर में हमने बात की अबाउट एप्लीकेशन ऑफ फेजांस रूल, जिसमें हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी आपकी थर्मल स्टेबिलिटी की, आपके मोनो एटॉमिक के लिए अलग और आपके पॉली एटॉमिक के लिए अलग, दोनों के लिए हम अलग अलग टाइप से थर्मल स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। मोनो एटॉमिक है तो आप कहाँ से जाओगे, लैटिस एनर्जी से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका केवल आयनिक बॉन्ड होता है, जबकि पॉली एटॉमिक में आपके आयनिक और कोवलेंट दोनों टाइप के बॉन्ड होते हैं, इसलिए आपको वहाँ पे पोलराइजेशन से देखनी पड़ेगी थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कलर ऑफ कंपाउंड्स। तो कलर ऑफ कंपाउंड्स जनरली आपके पोलराइजेशन से रिलेटेड है। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, कंपाउंड कलर शो करेगा और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ही बढ़ती जाएगी। और जनरली आपके डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो कलर शो करते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। अभी इसकी एक और एप्लीकेशन बाकी है, दैट इज सोल्यूबिलिटी, ठीक है। वो भी हम फेजांस रूल से ही एक्सप्लेन करते हैं, तो उसे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए और पिछले जो भी लेक्चर्स हैं उनको भी रिवाइज कीजिए, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आने वाले लेक्चर्स, ठीक है ना। सब लेक्चर्स रिलेटेड है, तो पीछे के लेक्चर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा डेली, ठीक है, तभी जाके आप धीरे धीरे कमांड कर पाओगे इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और लेंदी चैप्टर है, वैसे ही मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है ना। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे लेंदी चैप्टर है ये, ठीक है ना। इसमें आपके बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप 15-20 लेक्चर्स पढ़ लो, उसके बाद जब आप आगे वाले और लेक्चर्स पढ़ने जाओ तब तक पीछे से धीरे धीरे आपका साफ होता रहे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा डेली, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है आपको चैप्टर को, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।